आपको मेरी आवाज आ रही है? जिनको आवाज आ रही है वो हैंड रेज करें जरा। अच्छा, ये जो है ये इस साइड पर आ सकता है, इसको जरा करें, थोड़ा सा नाम नजर आ जाए मुझे, नीचे थोड़ा सा करते हैं। नहीं, मैं चाहता हूं ना कि वो बंद करना होता है तो मुझे फिर ऊपर करना पड़ता है, इसको शॉर्ट करें, वो नीचे कर दें। हाँ, ऊपर से इधर। अच्छा, अगर आप मैं इसको बंद करूंगा तो दोबारा ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा? नहीं, ठीक हो गया। वो फिर बहुत दूर जाना पड़ता है ना, तो ये मेरे पास आ गया, ठीक हो गया। जी, मेरा ख्याल ठीक है। लोगों को आवाज आ रही है। आ, मुझे कीबोर्ड दे दीजिएगा और माउस भी दे दीजिएगा, बस आपका काम खत्म हो गया। चलिए जी, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियसली जो हमने किया था, हमने सिर्फ डेटा प्रेजेंट किया था, कभी टेबल्स की मदद से, कभी ग्राफ की मदद से, और एक और मेथड हमने पढ़ा था जिसे हमने स्टेम एंड लीफ कहा था। तो डेटा प्रेजेंट करना भी एक एफर्ट होती है, इसलिए कि आपके पास इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी होती है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होती कि इसको कम्युनिकेट करें। लेकिन ना समटाइम आप कह रहे होते हो यार मुझे आता तो बहुत कुछ है लेकिन मुझे बताना नहीं आता। तो हमने आपको डेटा बताने का पैटर्न बताया है, एक्सप्लेन किया है कि किस किस तरह से आप टेबल्स बना के डेटा किसी को कम्युनिकेट कर सकते हो, और पिक्चर्स ग्राफ के थ्रू कैसे इजीली डेटा आप कम्युनिकेट कर सकते हो। और आजकल जो भी करेंटली कोरोना के रेफरेंस से चल रहा है, तो आप जहां पर भी जिस वेबसाइट पे भी जाके देखते हो तो मोस्टली ना वो ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि जी यहाँ पर ज्यादा हो रहा है या यहाँ पर कम हो रहा है। ये तो बात हो गई कि डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है। अब जरा इमेजिन करें कि लेट सपोज आपके पास 50,000 वैल्यूज हैं, 50,000 का डेटा सेट है, और आपको ये कहा जाए बस जरा एक वैल्यू ऐसी बता दें कि जिसकी मदद से हम ये समझ जाएं कि इस डेटा में वैल्यूज हजारों में है, हंड्रेड्स में है, या डेसिमल्स में है। कहता जी सिर्फ बस एक वैल्यू बताएं हमें, हम खबर समझ जाएं। कैन यू इमेजिन, ये भी पॉसिबल है कि सिर्फ एक वैल्यू बताने से आप 50 की 50,000 वैल्यू एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते किसी को, लेकिन कम से कम उसको आइडिया जरूर दे सकते हैं कि ये जो डेटा सेट है जिसमें 50,000 वैल्यूज हैं, इसमें वैल्यूज जो हैं वो थाउजेंड्स में हुए हैं, या वो हंड्रेड्स में हैं, या वो डेसिमल्स में हैं। यस, आप क्या करें, आप उस डेटा सेट की एवरेज बता दें, उस डेटा सेट की एवरेज आप एक्सप्लेन कर दें, जिसको आप मीन भी कहते हो, लेकिन मैंने फिलहाल यहां एवरेज का वर्ड ही लिखा है। तो एवरेज क्या चीज होती है? एवरेज एक ही वैल्यू होगी ना पूरी डेटा की, एवरेज आप निकालते हो तो एक वैल्यू आ जाती है। तो एवरेज वो ऐसी एक सिंगल वैल्यू है जिससे आप इंटायर डेटा सेट को एग्जैक्टली तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ एवरेज जो कि एक सिंगल वैल्यू है, अगर आप किसी को ये कम्युनिकेट करते हो तो उसे एक रफ आइडिया अबाउट देयर डेटा सेट जरूर हो जाता है। आप एग्जांपल ले ले बैट्समैन की बैटिंग एवरेज, कहते हैं ना अक्सर, तो बैट्समैन ने तो 300 मैच खेले हुए हैं, अगर आपको 300 मैच की डिटेल बता भी दी जाए कि पहले मैच में उसका इतना स्कोर था, दूसरे में इतना स्कोर है, तो शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं है ये कंपैरिजन करना या ये आइडिया लेना कि ये जो बैट्समैन है जिसका डेटा हमें एक्सप्लेन किया जा रहा है ये कैसा है। तो हम अक्सर क्या करते हैं, वो जो बैटिंग एवरेज देख के ही हम लोग जो है वो सर्टेन डिसीजन कर लेते हैं, यस ये वही एवरेज है। लेकिन स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में इस एवरेज को हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए यहां पर मैंने एस यूज किया हुआ है, इसका मतलब है ये कोई एक नहीं है, ये ज्यादा है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, एवरेज कैलकुलेट करने के एक मेथड नहीं है, ज्यादा मेथड है,
और वो अल्टरनेटिव्स नहीं हैं। कल भी एक बात की थी कि अल्टरनेटिव ये होता है कि फार्मूले दोनों डिफरेंट होते हैं लेकिन दोनों से आंसर सेम ही आता है, इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव। लेकिन यहां जो मैं बात कर रहा हूं कि एवरेज कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड हैं, वो इसलिए डिफरेंट मेथड हैं कि हमारे पास डेटा कभी कंटिन्यूस होगा, कभी क्वालिटेटिव होगा, कभी हमारा ऑब्जेक्टिव आप देखेंगे डिफरेंट होगा। तो इस लिहाज से हम पिक किया करेंगे। तो इसी को हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं, मेजर्स ऑफ लोकेशन भी कहते हैं, और जिस नाम से जनरल पब्लिक अवेयर है उसको हम एवरेज का वर्ड, जो जिससे आप लोग फेमिलियर हो। तो एवरेज अब कैसे कैलकुलेट करनी है, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एवरेज को ही बोलते हैं, मोर टेक्निकल नेम है जो कि हम स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं। The diagrammatic representation of a set of data can give us some impression about its distribution. आइडिया हो जाता है कि जी किस तरह का ये जब डेटे को हम प्रेजेंट करते हैं तो हमें एक रफली आइडिया हो जाता है कि ये किस तरह का डेटा सेट है। Even then, there remains a need for a single quantitative measure. कहता है किसी क्वांटिटी से बताना हो। देखिए ग्राफ तो आप या टेबल तो आप नंबर्स बना देते हैं ना, वो कहता है सिंगल क्वांटिटेटिव नंबर, सिर्फ एक क्वांटिटी अगर आपने बतानी हो पूरे डेटा सेट से, सिंगल क्वांटिटेटिव मेजर व्हिच कुड बी यूज्ड टू इंडिकेट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, के डेटा जो है वो उसका सेंटर कहां पर है, मींस के डेटा सेट किस वैल्यूज के करीब तरीन है। टेंडेंसी ऑफ द वैल्यूज to concentrate at their center is the central tendency, and measure indicating the center of the data is called measure of central tendency. Measures of central tendency, पूरी डेटा सेट की कोई सिंगल वैल्यू कैलकुलेट करना, इस तरह से सिंगल वैल्यू कैलकुलेट करना कि हमें यह पता चल जाए कि सारे का सारा जो डेटा सेट है वो राउंड अबाउट कहां पर आ रहा है। An average is a single value that summarizes the data. समरी क्या होती है? समरी होती है शॉर्टर वर्जन, उसमें सारी डिटेल नहीं होती। अगर पूरी ट्रू स्टोरी 10 पेजेस की है तो शायद उसकी समरी 10 लाइनों की है। तो जब आप कुछ समरी पढ़ते हो तो हमें आइडिया तो हो जाता है ना कि ये 10 पेजेस की जो स्टोरी है वो है क्या। मे बी आप कह सकते हो जी किसी मुल्क की ये स्टोरी है जिसमें वो करप्शन में बहुत ज्यादा हो गया था, फिर एक चेंज आई एंड देन उसने बड़ी तरक्की की। तो चंद 10 लाइनें पढ़ के आइडिया तो बन जाता है, लेकिन अगर ट्रू सेंस में स्टोरी पढ़नी हो या देखनी हो तो फिर जाहिर है कि वो आपको सारी डिटेल पढ़नी पड़ती है। तो एवरेज एक ऐसी सिंगल वैल्यू है जिस सिंगल वैल्यू की मदद से आप सारे का सारा डेटा सेट जो है उसका गेस कर सकते हो। तो इसीलिए हमने इसको लफ्ज लिख दिया है कि एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू दैट समराइजेस द डेटा। डिटेल नहीं आपको डेटे की बताएगा, 20 या 30 या 40 हजार वैल्यूज आपको डेटे की नहीं एक्सप्लेन करेगा, वो डेटे को समराइज कर देगा। जस्ट अ सिंगल वैल्यू टू समराइज द होल डेटा सेट। टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जहां जहां मैं वर्ड सेंट्रल टेंडेंसी बोलता हूं आप बिल्कुल उसको एवरेज कह सकते हो। द मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर, जो मैंने आपसे बात की थी कि रिथमेटिक मीन AM से एब्रीवेट करते हैं, और ये वही रिथमेटिक मीन है जिसको आप सिंपली मीन का वर्ड बोलते हो। तो इससे मुराद ये हो गई कि एवरेज मुख्तलिफ मेथड से कैलकुलेट हो सकती है और उनमें से एक मेथड जो है वो मीन है। ये वही मीन है जो कि हम जनरली यूज करते हैं। देन देयर इज अनदर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द एवरेज, ज्योमेट्रिक मीन, GM। Another method, harmonic, HM. Another method, median and quantiles. Another method, mode. तो फिर ये 5 हो गए। अब ये आपकी मर्जी नहीं होगी कि चले जी अब एवरेज कैलकुलेट करनी है तो हम 5 में से कोई यूज कर लें, ये कौन सा अल्टरनेटिव्स हैं। अगर तो अल्टरनेटिव होते तो फिर मैंने कहना था कि जी मीन कैलकुलेट का एवरेज कैलकुलेट करनी है, चाहे मीन से कर ले, चाहे GM से कर लें, चाहे HM से कर ले, आंसर तो सेम ही आने हैं। ये कौन सा अल्टरनेटिव? तो अल्टरनेटिव नहीं है, हमें इनमें से पिक करना होगा।
डेटा को देखते हुए हमने डिसाइड करना है, या अपना ऑब्जेक्टिव देखते हुए हमने इस चीज को डिसाइड करना होता है कि इनमें से कौन सा मेथड यूज किया जाए। हो सकता है कि एग्जाम में आपको 1 मार्क क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आ जाए कि अगर ये डेटा सेट हो तो विच टाइप ऑफ एवरेज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो आपको सिर्फ वो उस पांचों में से वो पूछ रहा है कि अगर ये काम करना हो या इस किस्म का डेटा सेट हो तो आप इन पांचों में से कौन सी एवरेज जो है वो प्रेफर करेंगे या अप्रोप्रिएटली यूज करेंगे। तो मैंने लास्ट पर लिखा हुआ है द डिसीजन एज टू विच मेजर इज टू बी यूज्ड डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर सिचुएशन अंडर कंसिडरेशन, कि हम क्या सिचुएशन इस वक्त हम फेस कंसिडर कर रहे हैं, उस वक्त किस किस्म का डेटा सेट है, क्या हमारा देखेंगे। मैं कहूंगा जी मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, तो पता चलेगा कि अगर आपने इस ऑब्जेक्टिव को फॉलो करना है तो मीन जो कैलकुलेट कर देंगे उसमें तो वो इंफॉर्मेशन होती नहीं है जो आपका ऑब्जेक्टिव है। तो फिर मैं कहूंगा मैंने फिर मीन क्यों कैलकुलेट करना जबकि उसमें मेरा ऑब्जेक्टिव ही इन्वॉल्व नहीं है। क्या मेरा ऑब्जेक्टिव वो देखेंगे ना बाद में। तो बहरहाल कौन सा मेजर हमें यूज करना है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड देन द आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेटा। अब इसको हम टन बाय टन पढ़ेंगे, इन पांचों को टन बाय टन पढ़ेंगे, सिचुएशन डिस्कस करेंगे, इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, एंड देन अगर इसका कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसएडवांटेज है, कोई ड्रॉबैक है तो वो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज में बड़ी क्लियर कर दूं, अक्सर बुक्स में किसी भी कोई मेथड या प्रोसीजर होता है उसके ना एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस लिखे हुए होते हैं। लाइक वो आप अगर आईटी का कोर्स पढ़ रहे हैं तो बाय चांस मैं भी बैठा था तो वो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर्स पढ़ा रहे थे टीचर, तो वो कह रहे थे जी ये इस प्रिंटर के एडवांटेज है, ये सस्ता है जी, फलान है, ये फलान है, और साथ उसके 2-4 डिसएडवांटेज भी लिखे हुए होते थे कि जी ये नॉइजी है। अब देखें अगर आपने एक ऐसी दुकान पे रखना है जहां ट्रैफिक ऑलरेडी बड़ा शोर है तो उसमें अगर आप नॉइजी प्रिंटर रख भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन एडवांटेज तो है ना, वो आपको चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है। तो दुकानदार कहता जी इतना तो इधर शोर है तो इसमें ये प्रिंटर का शोर आ जाएगा तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन प्रिंटर तो सस्ता है ना। तो वहां उसको डिसएडवांटेज के तौर पर भी ले रहा है। लेकिन एक कोई लाइब्रेरी है वहां पर वो यूज करना है, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने प्रिंटर पर लगा दिया तो इतना नॉइजी है वो सबके लिए इरिटेटिंग होगा। तो वहां पर लेजर प्रिंटर चाहे वो कॉस्टली है लेकिन चूंकि रिक्वायरमेंट ये है कि नॉइज नहीं होनी चाहिए तो फिर वो लेजर प्रिंटर या इंकजेट जो भी है वो आप लोग यूज करते। तो कहने का मकसद ये है कि ये नहीं होता कि आप कहें इसके डिसएडवांटेज हैं तो इसको तो फिर बाहर निकाल लेना, भाई डिसएडवांटेज तो हर एक के साथ लगे हुए होते हैं। तो देखना हमने ये होता है जैसे कोई मेडिसिन होती है, मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं, सिर्फ देखना यह है कि इस वक्त हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, मेन कंसर्न क्या है, मेन बीमारी किसे हमने ठीक करना है। अगर उसका कोई साइड इफेक्ट के तौर पे कोई इंफॉर्मेशन या कोई आ भी रही है तो डॉक्टर कहता है ये मजबूरी है, अब ये तो इसका साइड इफेक्ट है, कोई बात नहीं, पेट लूज हो जाएगा, मैं आपको एक और मेडिसिन दे दूंगा, लेकिन मेन काम तो इसी मेडिसिन ने करना है ना। तो इसी तरह से अब हम टन ब टन इनको पढ़ेंगे, इन मेथड्स को पढ़ेंगे, इनके फार्मूले पढ़ेंगे। फिर अगर कोई इनके साथ कोई डिसएडवांटेज होगा, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप समटाइम कह सकते हो जी ये काम नहीं हम इसके साथ कर सकते, ये इसके साथ मसला आएगा, तो देन व्हाट उस हिसाब से। द अरिथमेटिक मीन इज डिफाइंड एज अ वैल्यू, यानी कि उसका मैंने फार्मूला डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, अ वैल्यू obtained बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस बाय देयर नंबर। ये मैंने मीन का फार्मूला आल्डो बिल्कुल आपको मालूम है, लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा हूं कि जी हमें कोई चीज भी नहीं आती और हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यही उसने मीन का फार्मूला वर्ड्स में लिखा हुआ, डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस बाय देयर नंबर। तो ये वाला जो है ये मैंने उसी तरह से ही लिख दिया, डिस्क्रिप्शन में ही लिख दिया, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा, अब जहां पर हम बात करते हैं फार्मूले की, नोटेशन की, तो आपको याद होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशंस को हम एक्स से लिखते हैं और लिखना हो सम, तो बजाय इसके ये हम पूरी स्टेटमेंट लिखें तो क्यों ना हम सम एक्स लिखते हैं। तो इसका भी तो यही मतलब है कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को किससे हम लिखते हैं, जस्ट एन से, कि डेटा में टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, एन से लिख देते हैं।
तो इसी चीज को मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है कि इफ x1 इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, x2 इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन, xn इज द nth ऑब्जर्वेशन, मे बी 10 है, एंड आर n ऑब्जर्वेशंस, देन अरिथमेटिक मीन इज डिफाइंड एज, अब मैंने नोटेशंस में लिख दिया। तो अरिथमेटिक मीन की जो लिखने की नोटेशन है फिक्स है, हर जगह आपको यही मिलेगी कि डेटा के ऊपर एक वर्टिकल लाइन जिसे हम बार कहते हैं, और इसको अगर पढ़ना हो तो एक्स बार, ये अरिथमेटिक मीन की फिक्स नोटेशन है। ये नहीं है कि जी कुछ, मैं आपको बताऊंगा कुछ फार्मूले ऐसे हैं जिनकी फिक्स नोटेशन नहीं है, तो इससे मुराद ये होती है कि हो सकता है आपको डिफरेंट बुक में ये डिफरेंट मिले, नॉट रिकमेंडेड, नॉट फिक्स, लेकिन जो चीजें फिक्स हैं इससे मुराद होगी कि हर जगह पर आपको एग्जैक्टली वही नोटेशन जो है वो मिलेगी। तो मैंने अब अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आपसे शेयर कर लिया कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द डेटा, जितनी वैल्यूज है उनका सम कर लें, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस डेटा सेट। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा इधर एक बेसिक मैथमेटिक्स आपके साथ रिव्यू करूं, तो एक्स बार जो लिखा गया है, समेशन एक्स ओवर एन, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अक्सर वो छोटी एलिमेंट्री क्लासेस। तो मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो एन इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा, समेशन एक्स। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट आप कैलकुलेशन है। अभी मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा कि इसका क्या मतलब क्या है, लेकिन ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, एक फार्मूला मैंने बना लिया है कि अगर आप नंबर ऑफ वैल्यूज जो कि n है, इसको अगर मीन से जरब दे दें, मीन से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बनता है, वैल्यूज का जितना सम आता है वो आपको पता चल जाएगा। वैल्यूज नहीं मैंने कहा, देखें डेटा में 10 वैल्यूज हैं, उसका मीन 20 है, डेटे का मीन 20 है, वैल्यू 10 है। मुझे वैल्यू तो नहीं पता चलेगी, लेकिन यह जरूर पता चल सकता है कि उन 10 की 10 वैल्यूज का अगर सम लेना हो तो वो 200 जरूर बनेगा। 10 ओरिजिनल वैल्यूज नहीं मैं बता सकूंगा, मीन से 10 ओरिजिनल वैल्यूज नहीं बताई जा सकती, लेकिन यह जरूर बताया जा सकता है कि उन 10 वैल्यूज का सम कितना होगा, वो 200 जरूर होगा। देखे ना, 200 अगर सम होगा और 10 वैल्यूज होंगी तो फिर एवरेज वही 20 आनी चाहिए ना, तो है एवरेज 20, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी एक फार्मूला कह दें, एक बेसिक सी कैलकुलेशन है। मैं इसे नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूं इससे क्या मुराद है। तो फिलहाल आपने यही ज़हन में रखना है कि एक हमें जी फार्मूला पढ़ाया गया है मीन का, जिसे हम टेक्निकली अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या है, डिस्क्रिप्शन में है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और नोटेशन में है सम एक्स सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन। ऑल्दो आपको आता है, लेकिन चलें एक थोड़ी सी एग्जांपल हो गई। कहता है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 8 स्टूडेंट्स आर, क्लास से 8 स्टूडेंट्स का डेटा सेट लिया गया है और उन्होंने कितने कितने मार्क्स नोट किए हैं ये हमने कैलकुलेट कर दिए। 67, 72, 68, एक के 70 हैं, एक के 65 हैं, 68, 75 एंड 63। तो किसी के मार्क्स जो हैं वो ज्यादा हैं और किसी के मार्क्स लिटिल बिट कम है। फर्ज करें हमें मीन फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, डेटे का मीन सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा। तमाम वैल्यूज को सम किया है तो कहता जी इसका सम आ रहा है 548, कर सकते हैं ना सम, एंड डिवाइडेड बाय 8, तो एवरेज मार्क्स आ गए 68.5। 68.5 इज द एवरेज मार्क्स। अच्छा, अब फर्ज करें इसको इंटरप्रेट करना पड़ जाए तो क्या हर स्टूडेंट के 68.5 एवरेज नंबर आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है, किसी बल्कि 68.5 तो किसी एक के भी नहीं है। नोट करें जरा, डेटे में हैं किसी के 68.5 मार्क्स, किसी एक के भी नहीं है। तो फिर ये 68.5 मार्क्स से क्या मुराद है? वो तो किसी एक स्टूडेंट के भी नहीं है। अच्छा, क्या इसको ऐसा कहा जाए कि ज्यादातर स्टूडेंट के नंबर 68.5 है? तो ऐसा भी नहीं है, किसी एक के भी नंबर 68.5 नहीं है। तो ना तो
ज्यादातर स्टूडेंट के नंबर 68.5 हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है? मीन, यानी कि मैं मीन की इंटरप्रिटेशन एक्चुअली करना चाहता हूं। मीन की इंटरप्रिटेशन ये होती है कि ऐसी वैल्यू जो आप डेटा का मीन कैलकुलेट कर लेते हो, रेस्ट ऑफ द डेटा वैल्यूज, बाकी डेटा वैल्यूज, रेस्ट ऑफ द डेटा वैल्यूज आर राउंड अबाउट, राउंड अबाउट, इर्द गिर्द दिस नंबर, इसके ही सराउंडिंग्स में है, इर्द गिर्द है, करीब, इसके करीब तरीन है, ऐसा कह दें कि 68.5 जो कि इस डेटे का मीन है, हम कह सकते हैं कि वैल्यूज इन दिस डेटा सेट आर राउंड अबाउट दिस नंबर 68.5, इसके इर्द गिर्द है। वो 70 है, कोई 65 है, कोई 68 है, कोई 72 है। हाँ, ये बात अभी क्लियर नहीं है कि जी कितना करीब या दूर, इर्द गिर्द कहते हैं ना, करीब भी है। फिर देखिए, मेरे लिए मैं किसी से पूछूंगा कि जी फलान जगह कितनी दूर है, तो मैं हो सकता गाड़ी पर हूं, मैं कहूं यार करीब ही है, और जो पैदल चलने वाला है उसके लिए तो ½ किलोमीटर भी शायद दूर हो ना। तो फिलहाल हम ये नहीं बता सकते कि जो बाकी डेटा वैल्यूज हैं वो कितनी किसके करीब या दूर हैं, सिर्फ इतना बताते हैं हम मीन में कि वैल्यूज इन दिस डेटा सेट आर राउंड अबाउट दिस नंबर व्हिच इज 68.5, और यही मीन की डेफिनेशन है। मीन की इंटरप्रिटेशन कह दें, इंटरप्रिटेशन कि रेस्ट ऑफ द डेटा वैल्यूज इन द डेटा आर राउंड अबाउट दिस नंबर व्हिच इज 68.5। अच्छा, एक छोटी सी आपसे कैलकुलेशन शेयर करनी थी कि अगर हम 5 + 5 करना चाहें तो हम कहेंगे जी 10 हो गया, बिल्कुल ठीक है। 5 + 5 + 5 अगेन 5, लेट्स सपोज रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर, बार बार वही नंबर हमने ऐड करना, बार बार वही नंबर ऐड करना, 1 2 3 4 5 6। तो 5 to 5 to 10 to 50 20 25 30, there is an alternative way. Count the numbers 1 2 3 4 5 6 6। किसको आप 6 टाइम किसको ऐड करना है? 5 को, and it becomes 30, the shorter way. So basically multiplication is what? Multiplication is the repeated addition of same number. एक ही नंबर को बार बार ऐड करना हो तो इंस्टेड ऑफ के आप वो मैथमेटिकली उस नंबर को आप लोग समझें, आप इसकी बजाय आप काउंटिंग करके, बिकॉज देयर आर 6 इन ऑल, उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करके कह सकते हो 30। तो मल्टीप्लीकेशन क्या चीज होती है? रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर। चलें इसके साथ ही एक और जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैंने इस दफा मल्टीप्लाई लिख दिया है, मल्टीप्लाई 5 × 5 × 5 × 5 5 एंड 5। एक तो वही वे है, 5 5s are 25, 25s are 125, 125s are 625 एंड सो ऑन। तो इसकी बजाय आप फिर काउंटिंग करें, देयर आर 6 इन ऑल, तो 5 की पावर है ना, इस दफा मल्टीप्लीकेशन नहीं बल्कि पावर। तो पावर क्या है? रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेम नंबर। मल्टीप्लीकेशन क्या है? रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर। तो ऐसे ये मैंने थोड़ी सी आपसे दो चीजें शेयर की, ये एक्चुअली मैंने शायद इसमें यूज कर। अच्छा, आल्दो ये बात पहले हो चुकी है कि ये नहीं हम कह सकते कि हर डेटा वैल्यू जो है वो 68.5 जो कि डेटे का मीन है वही है, लेकिन एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इफ वी अज्यूम मैं डेटे की तो एक भी वैल्यू 68.5 नहीं आ रही, मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूं। इफ वी अज्यूम ईच वैल्यू इक्वल टू मीन ऑफ द डेटा, रिमेंबर डेटे का मीन है 68.5, अगर हम हर स्टूडेंट के नंबर को 68.5 अज्यूम कर लें, है नहीं, अज्यूम कर लेते हैं
कि जी पहला स्टूडेंट है उसके भी इतने ही नंबर हैं, दूसरा स्टूडेंट है उसके भी इतने ही नंबर हैं, तीसरा स्टूडेंट है उसके भी इतने ही नंबर हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और एट सब स्टूडेंट के एक जैसे नंबर है। 68.5 जो कि डेटे का मीन था। हकीकत ऐसा नहीं है, स्टूडेंट्स के नंबर उसके राउंड अबाउट हैं, लेकिन मैं अज्यूम करके कह रहा हूं कि हर स्टूडेंट्स के नंबर जो है फर्ज करें यही आ रहा है। अच्छा लेट्स सपोज, क्या ये सेम नंबर ही है ना, ये सेम नंबर है, इसको मैं ऐड करूं, अगर सम करूं, क्योंकि ये सेम नंबर्स हैं, मैं काउंट कर लेता हूं 8, और क्योंकि ये रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर है 68.5 68.5। और अगर आपके पास कैलकुलेटर्स हैं तो अगर आप इन कैलकुलेटर से इनको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर अगर नोट करें तो ये 548 बनता है। मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर लूं तो ये 548 बनता है। अमेजिंगली जब मैंने ओरिजिनल वैल्यूज का सम किया था तो वो भी 548 ही बना था, लेकिन उस सम में मैंने ओरिजिनल वैल्यूज प्लेस की थी, ओरिजिनल। और इसमें मैंने क्या किया, अज्यूम्ड, हर वैल्यू को मीन कहते हुए मैंने जमा कर दिया, और इसका भी जो सम है वो एग्जैक्टली वही बनेगा। ये नहीं कि इस डेटा सेट में हमेशा ऐसा ही होगा कि अगर आप ओरिजिनल वैल्यूज को सम कर दें और उसकी बजाय अगर मीन अवेलेबल हो और हर वैल्यू को मीन समझते हुए उसको सम कर लिया जाए तो ओरिजिनल वैल्यूज का सम और अज्यूम्ड वैल्यूज का सम, यानी जिसको हमने हर डेटे को मीन कहा हुआ है, उसका सम जरूर बराबर होगा। अब जरा नोट करें, ये 8 क्या होगा, n डेटा वैल्यूज, ये क्या चीज है, मल्टीप्लाई, यहां ना कोई सिंबल नहीं होता तो मल्टीप्लीकेशन सिंबल है ना, इज इक्वल टू, ये क्या चीज है, ये जी वैल्यूज का सम है। तो फिर प्रूफ हो गया, ये जो पिछली स्लाइड पे जो चीज मैंने लिखी हुई थी वो प्रूफ हो गई, ठीक है ना, न्यूमेरिकली प्रूफ हो गई कि ये हमेशा ही ऐसा होगा। यस, ये हमेशा ही ऐसा होगा कि अगर आप नंबर ऑफ वैल्यूज को, हर वैल्यूज को मीन समझ लें, डेटा की 8 वैल्यू है, 8 की 8 को ही मीन समझ लें और उसका सम करेंगे तो वो सम टोटल के बराबर जरूर होगा। उसके बाद मैंने इनकी नोटेशन लिख दी, तो ये प्रूफ हो गया कि ये ऐसा ही है। रिपीट कर रहा हूं कि अगर हर वैल्यू को मीन समझ लिया जाए, हकीकत यह है कि हर वैल्यू मीन तो नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर बराबर हो जाएगी कि ओरिजिनल वैल्यूज का सम कर लें या अज्यूम्ड वैल्यूज का सम कर लें, दोनों सम जरूर बराबर होंगे। और कभी मुझे फर्ज करें यही चाहिए होता है, किसी जगह पर देखेंगे एग्जांपल्स के थ्रू कि मुझे सिर्फ सम ही चाहिए, वैल्यूज का सम चाहिए। मैं कहता हूं ओरिजिनल वैल्यू ना भी पता चले कोई बात नहीं, मुझे बस ये पता चलना चाहिए कि उन तमाम वैल्यूज का सम कितना आएगा। तो मैं कहूंगा अगर आपको मीन पता है ना तो नंबर ऑफ वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यू तो नहीं पता चलेंगी लेकिन उन वैल्यूज का सम जो है वो जरूर आपको पता चल जाएगा, जरूर। इसके रेलेवेंट कुछ प्रॉब्लम्स, मैंने कहा था ना मीन भी शायद हमें नहीं कैलकुलेट करना है, अरिथमेटिक मीन, एएम मीन ही कहते हैं इसे, मीन ही आइए। द मीन वेट है ये, मीन वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 50 kg। क्लास में 10 स्टूडेंट थे, पता नहीं उनके वेट क्या हैं, लेकिन यहां मीन वेट बस बताया गया। When 2 students left the class, 2 स्टूडेंट क्लास से उठ के चले गए, the mean weight becomes 48 kg। कहता जी क्लास में 10 स्टूडेंट बैठे हुए थे तो डेटा के मुताबिक उनका मीन वेट बनता था 50। जब 2 स्टूडेंट क्लास से उठ के चले गए, बाकी रह गए 8, डेटा चेंज हो गया ना, तो कहता अब मीन वेट जो है वो 48 है। और क्वेश्चन किया जा रहा है फाइंड द मीन वेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट द क्लास। उन स्टूडेंट्स के मीन वेट बताने हैं जो कि क्लास से उठ के 2 बाहर गए थे। रिमेंबर, हमें किसी एक स्टूडेंट का भी वेट नहीं पता, और मीन का फार्मूला हमने पढ़ा था,
total weight of two students डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2, तो ये आपके पास आ जाएगा मीन वेट ऑफ टू स्टूडेंट। ऐसा ही आएगा ना फार्मूला जो हमने पढ़ा है भाई, जितनी वैल्यूज का मीन फाइंड करना हो उतनी वैल्यूज का टोटल और उतनी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। हमने जो मीन फाइंड करना है वो सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स का मीन फाइंड करना है जो कि क्लास से लेफ्ट कर गए थे, और वो 2 थे, 2 स्टूडेंट लेफ्ट किए ना। तो अब नोट करें कि हमें तो वेट किसी एक का भी नहीं पता, तो जो 2 क्लास से 2 लोग उठ के चले गए हैं उनका वेट क्या था। अगर उनका वेट पता होता, मैंने दोनों के वेट को ऐड करना था, कहना था पता चल गया जी टोटल वेट ये है। अब इसको देखेंगे कैसे सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, क्लास में जब 10 स्टूडेंट थे उनका मीन वेट 50 था। क्या मैं कह सकता हूं कि हर स्टूडेंट के वेट को अगर आप 50 अज्यूम कर लें तो आपको ओरिजिनल वेट तो नहीं मिलेंगे, ये तो बात सही है, लेकिन अगर आप ओरिजिनल 10 वैल्यूज का सम कर लें और हर वैल्यू हर स्टूडेंट के वेट को 50 समझते हुए सम कर लें तो कम से कम 10 स्टूडेंट्स का वेट जरूर बराबर होगा। टोटल वेट मैंने कैलकुलेट कर लिया, टोटल वेट कितने स्टूडेंट्स का, 10 स्टूडेंट्स का, और फार्मूला वही यूज कर रहा हूं n x बार। हर स्टूडेंट के वेट को 50 समझ लें, 10 स्टूडेंट हैं तो 10 स्टूडेंट के ओरिजिनल वेट तो नहीं आपको पता चलेंगे, लेकिन हर स्टूडेंट्स के वेट को अगर आप 50 कंसीडर करोगे और 10 से ज़रब दे दोगे तो इसका मतलब है वो जो क्लास में 10 स्टूडेंट थे उनका टोटल वेट जो है वो 500 kg है। हमें ओरिजिनली हर स्टूडेंट का वेट नहीं पता, लेकिन इतना पता चल गया है कि क्लास का टोटल वेट जब 10 स्टूडेंट क्लास में थे तो उनका टोटल वेट जो था वो 500 था। टोटल वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स, 8 स्टूडेंट्स क्यों, 2 स्टूडेंट क्लास से चले गए, आफ्टर 2 स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास। और ये डेटा भी दिया जा रहा है कि जब 2 स्टूडेंट क्लास से चले गए हैं तो उनका मीन वेट जो है वो 48 रह गया है। तो 8 स्टूडेंट का जो टोटल वेट कैलकुलेट कर ले, 8 स्टूडेंट का कैसे, वही फॉर्मूला दोबारा अप्लाई कर दें। हर स्टूडेंट के वेट को 48 समझ लें, 8 स्टूडेंट हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 आ जाएगा। 10 स्टूडेंट का टोटल वेट 500 kg, 8 स्टूडेंट का, 2 लोग बाहर चले गए हैं उनका नहीं, बाकी जो 8 थे टोटल वेट 384। क्या यहां से पता नहीं चल सकता कि जो स्टूडेंट क्लास से चले गए थे उनका टोटल वेट क्या था? यस, वी कैन फाइंड इट कि दो लोग क्लास से उठ के चले गए हैं जो कि 500 टोटल वेट उस वक्त था when there are 10 students in the class, and we subtracted 384 which is the total weight of 8 students, so it means we can say 116 is the total weight of 2 students and those 2 students who left the class. वो कहते ना आपको आम खाने से गर्ज होना चाहिए, गुटलियां या पेड़ गिनने से क्या, तो हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि जो 2 स्टूडेंट क्लास से उठ के चले गए हैं उनके इंडिविजुअल वेट्स क्या थे, हमें इससे इसलिए कंसर्न नहीं है। हमें मीन फाइंड करने के लिए बस उन 2 लोगों का टोटल वेट रिक्वायर्ड था और वो हमारे पास आ गया है। और अब हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, दैट इज द मीन वेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लेफ्ट द क्लास इज इक्वल टू 116 को आप अगर 2 पर डिवाइड कर देंगे तो आप कह देंगे कि 58 kg। तो ये वो 2 लोग होंगे उनका वजन 58 kg होगा जो कि क्लास से उठ के जो है वो चले गए होंगे। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन कैन यू इमेजिन क्लास 5 5वीं क्लास की जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसकी बुक में इस तरह के बच्चों को समझाया गया है। ठीक, अब जरा एक और प्रॉब्लम करते हैं, इसी पैटर्न पर है ये 3-4 प्रॉब्लम, ताकि अच्छी तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो ये जो 3 या 4 प्रॉब्लम्स हैं ये बिल्कुल एक ही पैटर्न पर है। फॉर अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑन ट्यूसडे 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास टुक अ मैथ टेस्ट। 25 स्टूडेंट थे लेकिन 20 स्टूडेंट ने उस दिन टेस्ट दे दिया एंड देयर मीन मार्क्स वाज 80। ट्यूसडे को 20 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है
और टीचर ने उनकी एवरेज कैलकुलेट कर ली है, वो 80 नंबर है, मीन है ना। ऑन फ्राइडे रिमेनिंग स्टूडेंट जो 5 रह गए थे, उन्होंने क्लास टेस्ट दिया है और उनके जो मीन मार्क्स आए हैं 5 स्टूडेंट्स के, वो 90 आए हैं। ट्यूसडे को 20 स्टूडेंट्स की मीन 80 आ रही है और फ्राइडे को जो बाकी स्टूडेंट 5 बच गए थे वो टेस्ट में अपीयर हुए हैं और उनके मीन मार्क्स जो है वो 90 आ गए। कहता है फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द इंटायर क्लास। कितने स्टूडेंट है इंटायर क्लास में? 25। कहता है 25 स्टूडेंट्स का मीन बताना है, 25 स्टूडेंट्स का मीन बताना है। मीन कैलकुलेट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला है और वो ये है कि जितनी वैल्यूज का मीन फाइंड करना कंसर्न हो उसका टोटल लेने के बाद आप उसको उतनी वैल्यू से डिवाइड कर दें। इसके अलावा मीन कैलकुलेट करने का और कोई फार्मूला नहीं है। तो अब हमें इंटायर क्लास के मीन मार्क्स चाहिए, तो मुझे 25 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स रिक्वायर है। 25 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स, उसको 25 से डिवाइड कर दूंगा तो 25 स्टूडेंट्स के मीन मार्क्स आ जाएंगे। सिंपल है। टोटल मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स हु टुक द टेस्ट ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को 20 स्टूडेंट्स ने टेस्ट में अपीयर हुए, उनकी एवरेज अगर 80 है, हर स्टूडेंट के नंबर को मैं 80 समझ लूं तो 1600 मार्क्स टोटल बनते हैं उन 20 स्टूडेंट्स के जो ट्यूसडे को अपीयर हुए। टोटल मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट हु टुक द टेस्ट ऑन फ्राइडे। 5 स्टूडेंट जो टेस्ट में अपीयर हुए, हर एक के नंबर को 90 कंसिडर करें तो 450 नंबर जो हैं वो 5 स्टूडेंट्स का टोटल बनता है। दोनों को ऐड कर लें तो टोटल मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स आ गए, विच इज 2050। और शायद हमारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गया है। और मैंने कैलकुलेट करना था मीन मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स, तो मेरे पास टोटल मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स आ चुके हैं 2050 एक्चुअली, ये शायद थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुई है, ये वाले ना, ये 2050 है। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मेरा कैलकुलेशन सही है, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, ये 2050 डिवाइडेड बाय 25, सो द मीन मार्क्स ऑफ द एंटायर क्लास विच बिकम्स 82। अच्छा ये चीज रॉन्ग है कि आप कहें 80 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2 कर दे, वो तो 85 बनता है और ठीक नहीं है, क्योंकि ये कोई मीन का फार्मूला ही नहीं है। क्या ये जो 80 प्लस 90 है ये 25 स्टूडेंट के टोटल नंबर हैं? अगर ये नहीं है, क्या ये 2 स्टूडेंट के टोटल नंबर है? क्योंकि 2 से डिवाइड भी तो कर रहे हैं ना, तो ये नहीं है, तो ये तो फिर कोई फार्मूला ही नहीं ना बना। ठीक हो गया जी। और कुछ इसी किस्म की ये एग्जांपल मैंने आपको कहा ना, 3-4 एग्जांपल बिल्कुल एक पैटर्न पर है। और ये जो एग्जांपल्स हैं वो आपको मेरे जो नोट्स हैं, जो स्टडी मटेरियल के नोट्स हैं, बिल्कुल आपको मिल जाएंगी। मैंने कहा ना कि स्लाइड्स पे चूंकि मुझे थोड़ा सा डेटा सेट स्क्वीज करके लिखना पड़ता था, तो मे भी कुछ आगे पीछे आपको ये चीजें मिल जाएं। तो बहरहाल ये सारी चीजें मैंने आपके नोट्सों से ही ऑलमोस्ट पिक की हुई हैं। अली हैज अ ग्रेड ऑफ 84, मार्क्स कह दें, ग्रेड कह दें, मार्क्स कह दें 65 एंड 76 ऑन 3 मैथ टेस्ट। उसने 3 टेस्ट दिए थे मैथ्स के। फर्स्ट उसके 84 मार्क्स आ रहे हैं, सेकंड में 65 और थर्ड जो टेस्ट है उसमें उसके 76 मार्क्स आए हैं। कहता व्हाट ग्रेड, ग्रेड क्या ले, मार्क्स क्या ले, व्हाट ग्रेड मस्ट ही ऑब्टेन ऑन द नेक्स्ट टेस्ट, जो नेक्स्ट टेस्ट उसका होने जा रहा है, 4th टेस्ट। 3 टेस्ट दे चुका है ऑलरेडी और उसमें उसके नंबर आ चुके हैं, एक टेस्ट रह गया है जो कि उसमें नेक्स्ट अपीयर होने जा रहा है। कहता है व्हाट ग्रेड और मार्क्स मस्ट ही ऑब्टेन ऑन द नेक्स्ट टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एग्जैक्टली 80 फॉर द 4 टेस्ट। 4 टेस्ट क्यों? 3 वो ऑलरेडी टेस्ट दे चुका है, नंबर उसके आ गए हैं और एक टेस्ट उसका रिमेनिंग है। वो कहता है कि उसको जो एक टेस्ट रह गया है उसमें वो कितने मार्क्स गेट करे कि जब 4 टेस्ट का डेटे की एवरेज कैलकुलेट हो तो वो एग्जैक्टली 80 आ जाए। जैसे होता ना, टारगेट होता है कि जी 4 टेस्ट में अगर आपकी 80 एवरेज बनेगी तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा या एडमिशन मिल जाएगा या जो भी है। 3 टेस्ट आपके हो चुके हैं, आप कह रहे हैं यार एक टेस्ट रह गया है, मैंने 80 अपना टारगेट अचीव करना है,
तो क्या आपको पहले ये नहीं रिक्वायर कि जी मेरे कितने नंबर आने चाहिए ताकि मेरा ये 80 वाला टारगेट जो है 4 टेस्ट का वो अचीव हो सके। ठीक, अब देखें पैटर्न वही अडॉप्ट करूंगा। टोटल मार्क्स रिक्वायर्ड टू हैव अ मीन ऑफ 80 इन 4 टेस्ट। अगर उसे अपना मीन 80 करना है 4 टेस्ट में, तो फिर 4 टेस्ट में उसको टोटल 320 मार्क्स जो है वो रिक्वायर है। ये उसका टारगेट होना चाहिए कि जो 4 टेस्ट हैं, 4 टेस्ट में उसका टारगेट ये होना चाहिए कि 4 टेस्ट में वो टोटल 320 मार्क्स जो हैं वो से आने चाहिए। ओके, 3 टेस्ट वो दे चुका है। टोटल मार्क्स ऑफ फर्स्ट 3 टेस्ट हम तीनों को ऐड कर ले, 84 प्लस 65 प्लस 76, तो ये 225 बनते हैं। 320 अगर नंबर आते हैं 4 टेस्ट में टोटल, तो देन उसकी एवरेज 80 की आ जाएगी। 3 टेस्ट जो दे चुका है तो उसके मार्क्स आ चुके हैं 225। तो मार्क्स रिक्वायर्ड इन 4th टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ 80। अगर उसके 95 नंबर्स मजीद आते हैं 4th टेस्ट में, तो 225 वो पहले ले चुका है, 95 नंबर्स अगर और ले लेता है 4th टेस्ट में, तो दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो 320 जो है वो उसके टोटल मार्क्स बन जाएंगे 4 टेस्ट के। और 4 टेस्ट के टोटल मार्क्स 320 का मतलब है कि वो अपनी जो टारगेट था एवरेज 80 का, वो उसको जो है वो अचीव कर सकता है। तो आपने नोट किया कि ये तीनों प्रॉब्लम एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं कि जी जब आपको टोटल रिक्वायर होता है तो आप नंबर ऑफ वैल्यूज को मीन से मल्टीप्लाई करते हो और टोटल आ जाता है। ये भी बिल्कुल उसी तरह का ही प्रॉब्लम है। इफ द मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 3 सेक्शंस, वो पहले था कि जी 20 ने एक दिन टेस्ट दिया था, 5 ने एक दिन टेस्ट दिया था ना, 2 डिफरेंट डेज में। अब उसकी बजाय 3 सेक्शन है स्टूडेंट्स के, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी आर 45, 40 एंड 35 रिस्पेक्टिवली। ये क्या चीजें हैं? 40, 40, 35, ये मीन मार्क्स है। ये सेक्शन ए का मीन मार्क्स है। सेक्शन ए, मीन ऑफ सेक्शन ए ऐसे लिख लें अगर आप लिखना चाहते हैं। दिस इज द मीन ऑफ सेक्शन बी एंड दिस वन इज द मीन ऑफ सेक्शन सी विद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 3 सेक्शंस। 50 स्टूडेंट्स पहले सेक्शन के हैं, दूसरे में 40 स्टूडेंट्स हैं, और थर्ड सेक्शन जो है वो 60 स्टूडेंट्स का है। कहता है फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 3 सेक्शन। कहता है तीनों सेक्शन के मीन मार्क्स टोटल करके बताने हैं। फाइंड मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 3 सेक्शन। हर सेक्शन के आपको मीन मार्क्स अलग-अलग से पता है हर सेक्शन के, लेकिन क्वेश्चन आपसे कर रहा है, वो कहता है कि आपने मीन मार्क्स बताने हैं तीनों सेक्शन के स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके। तीनों सेक्शन में टोटल 150 स्टूडेंट बनते हैं, 100 और 150, ठीक है ना। हमें टोटल मार्क्स चाहिए 150 स्टूडेंट्स के। तो पहले सेक्शन के टोटल मार्क्स मालूम हो सकते हैं। टोटल मार्क्स ऑफ 50, क्योंकि पहले में 50 है, पहले सेक्शन में 50 स्टूडेंट हैं और उन 50 की एवरेज 45 बनती है, तो 2250 जो है वो टोटल मार्क्स हैं पहले सेक्शन के स्टूडेंट्स के। टोटल मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट दूसरे सेक्शन में 40 हैं, उनकी एवरेज भी 40 है, एवरेज भी 40 है, तो आप उसकी 40 एवरेज के साथ आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो। और सिमिलरली टोटल मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन सी, इन तीनों को जमा कर लें तो टोटल नंबर ऑफ 150 स्टूडेंट्स फ्रॉम द 3 सेक्शन 5950। और अब आप कैलकुलेट कर सकते हो दैट इज द मीन मार्क्स ऑफ 150 स्टूडेंट्स फ्रॉम 3 सेक्शंस। तो चूंकि हमें टोटल पता चल चुके हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो हम उसका मीन फाइंड कर सकते हैं। तो तीनों सेक्शन की ओवरऑल एवरेज बनती है, वो बनती है 39.67। 39.67। तो ये 3 स्टूडेंट्स की जो है एवरेज तीनों सेक्शंस में। फर्ज करें ना, एक सेक्शन को एक टीचर पढ़ा रहा है, दूसरे सेक्शन को दूसरा पढ़ा रहा है, तीसरे को तीसरा टीचर पढ़ा रहा है, हर सेक्शन में स्टूडेंट कम ज्यादा हैं, तो हर सेक्शन के टीचर ने अपना एवरेज रिजल्ट दे दिया, लेकिन कॉलेज इंटरेस्ट है जी ओवरऑल रिजल्ट क्या बना है ओवरऑल तीनों सेक्शंस का, तो वो 39.67 मार्क्स जो हैं वो बनते हैं। अच्छा, इसको मैंने एक टिपिकल नेम दिया हुआ है, कंबाइंड मीन। इसलिए इसको कंबाइंड मीन कहते हैं कि मुझे मीन्स दिए गए थे, ये ओरिजिनल डेटा नहीं दिया गया था, मुझे मीन्स दिए गए थे।
और मैंने उन मीन्स को कंबाइन करके मीन कैलकुलेट किया ना, तो इसको हम वर्ड कंबाइंड मीन भी कह देते हैं। तो ये कोई डिफरेंट टाइप नहीं है, वो अरिथमेटिक मीन की ही है, ये अरिथमेटिक मीन ही है ना, 39.67 इज अरिथमेटिक मीन। लेकिन कैलकुलेट जरा मैंने डेटा की बजाय, मेरे पास एक्चुअल डेटा नहीं था। अगर मीन्स का ही डेटा हो तो आप मीन्स को भी कंबाइन करके, लेकिन कंबाइन कैसे करना है वो टेक्निकली वे से, तो मीन्स को भी कंबाइन करके आप उसका जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको हम कंबाइंड मीन भी कह देते हैं। तो मे भी कभी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि व्हेन एवर मीन्स आर अवेलेबल एंड वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ मीन्स, तो हम उसे कंबाइंड मीन का वर्ड जो है वो बोल देते हैं। अच्छा, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज को बिल्कुल मैं अभी करता हूं डिस्कस इसको, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आउट ऑफ सीक्वेंस 2 स्लाइड्स कर रहा हूं ताकि एक चीज अच्छी तरह समझ आ जाए। फर्स्ट करें, आपके पास ये डेटा सेट है, ये वही डेटा सेट है जो 30 प्लांट्स का था, वो ना वीट प्लांट्स थे, और हमने क्या किया है, हमने उसका फ्रीक्वेंसी टेबल बना दिया है। ठीक, अब हमारे पास डेटा सेट जो है वो फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर्म में आ गया। याद है ना, 30 प्लांट्स थे ऑल टुगेदर, 30 प्लांट्स थे। क्वेश्चन में अगर आपसे ये कहूं, फाइंड मीन हाइट ऑफ 30 प्लांट्स, फाइंड मीन हाइट ऑफ 30 प्लांट्स, तो फिर क्या चाहिए हमें, टोटल हाइट ऑफ 30 प्लांट्स डिवाइडेड बाय 30 टू गेट द मीन। और आपको पता है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल? Disadvantage of the frequency table is that we even don't know even the single height of a plant. We can't say that. हमें एक प्लांट की हाइट भी नहीं पता, और यहां मुझे रिक्वायर क्या किया जा रहा है कि जी 30 प्लांट्स की टोटल हाइट बताएं। भी मेरे पास अगर फर्स्ट प्लांट की हाइट, सेकंड प्लांट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स हो तो मैं सबको ऐड करके बता सकता हूं, बट आई डोंट नो इवन आई डोंट नो द सिंगल हाइट ऑफ एन एनी प्लांट। मुझे एक प्लांट की हाइट भी नहीं पता, और मुझे कहा जा रहा है 30 प्लांट्स की टोटल हाइट जो है वो एक्सप्लेन करें हाउ मच है। ये नहीं किया जा सकता ना, तो ये प्रॉब्लम है। आप अच्छा, अब आपने नोट करें, वहां हमने एक चीज अज्यूम की थी। क्या अज्यूम किया था कि आल्दो मुझे 6 के 6 प्लांट्स की इंडिविजुअल हाइट्स का तो इल्म नहीं है, बट द बेस्ट गेस इज वी कैन से every plant has a height of 88. 6 plants, every plant has a height of 88. और इसी तरह से यहां पर भी जो जो मिडल में आता जाए। तो क्या करें, अब चूंकि आपके पास वैल्यूज का सम करना है और मेरे पास ओरिजिनल वैल्यूज 30 की 30 है नहीं, तो मैं उनका बेस्ट गेस यूज कर लेता हूं। दिस इज द बेस्ट गेस, जिसे हम क्या कहते हैं, मिड पॉइंट्स कहते हैं। अब हम इस डेटा को ऐसे रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं कि 6 प्लांट ऐसे हैं जिसमें से हर प्लांट की हाइट 88 है, 4 प्लांट्स हैं हर प्लांट की हाइट 93 है, 10 प्लांट्स हैं, एवरी प्लांट हैज एन हाइट ऑफ 98। तो क्या बता सकते हैं कि पहला जो ग्रुप है जिसमें टोटल 6 प्लांट्स हैं, हर प्लांट की हाइट अगर 88 आ रही है, तो क्या ये बता सकते हैं कि इनका टोटल क्या बनता है? टोटल हाइट ऑफ फ्रॉम ईच ग्रुप बिल्कुल आ सकती है। 6 मल्टीप्लाई बाय 88, जो पहले ग्रुप में 6 प्लांट्स हैं उनकी अगर आप टोटल हाइट कैलकुलेट करें तो वो 528 बनती है। और देखिए मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया इधर, क्या करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 4 मल्टीप्लाई बाय 93, क्योंकि 4 प्लांट हैं और चारों के चारों प्लांट की हाइट को मैंने 93 समझा हुआ है,
द बेस्ट गेस था ना, याद करें, तो ये 372 बनती है। तो इस तरह से हम हर ग्रुप में उसकी हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, हर ग्रुप में उनकी हाइट कैलकुलेट करके जो है वो बताई जा सकती है। अच्छा, एंड पे देखें मैंने क्या किया बात में कि इन सारी वैल्यूज को ऐड कर लिया, तो सारे ग्रुप्स का ऐड हो गया। नोटेशन में लिखना चाहूंगा तो मैं कह सकता हूं कि जब आप सबको ऐड करेंगे तो ये समेशन एक्स आ जाएगा, समेशन एफ एक्स। क्योंकि एक ग्रुप का टोटल दूसरे ग्रुप का टोटल, कैसे टोटल मालूम करेंगे? समेशन एफ एक्स से। समेशन एफ एक्स अब डिवाइड किससे करते हैं? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से। अब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इस ग्रुप में 6, इसमें 4, इसमें 10, इसमें 6, इसमें 3, 1, तो ये 30। नोटेशन में से क्या लिखेंगे? समेशन एफ लिखेंगे ना। तो मैंने इसकी फाइनल जो कैलकुलेशन की है, इसका जो टोटल बनता है वो 29.35 सॉरी 2935 एंड डिवाइडेड बाय 30, और इसकी जो एवरेज बनती है वो 97.832 बनती है। तो मैंने सपोज्ड वैल्यूज कंसिडर की, सपोज्ड वैल्यूज, और सपोज्ड वैल्यूज को लेते हुए मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने कंपाइल करके एंड देन उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर, सपोज्ड वैल्यूज लेके। आप कहते हैं कि जिस सपोज वैल्यू लेके आपने कैलकुलेशन परफॉर्म की है तो वो 97.83 आ रहा है, ये सपोज्ड। और हमारे पास चूंकि एक्चुअल डेटा भी था, ठीक, अगर आप वैसे एक्चुअल डेटा से भी कैलकुलेट करें, ये नीचे देखें, मीन बाय यूजिंग द एक्चुअल डेटा, और मैंने जब एक्चुअल वैल्यूज ली 30 की 30 ओरिजिनल मेरे पास थी, मैंने कहा रहने दें, सपोज नहीं करता, और मैंने जब वहां से कैलकुलेट किया है तो वहां से आंसर आ रहा था 97.63। देखें, वेरी मच क्लोज टू दिस वन। तो इसका मतलब है कि कोई हार्म नहीं है कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल हो और आपको ओरिजिनल वैल्यूज मालूम नहीं हो, तो हम इस वैल्यूज कंसिडर करते हुए अगर डेटे का मीन भी कैलकुलेट कर लेंगे, मजबूरी है, ओरिजिनल वैल्यूज तो है ही नहीं, तो वेरी मच क्लोज टू दैट नंबर्स आ जाएगा। तो एक्चुअली हमने हर जो डेटा है उसको किस तरह से पढ़ना है कि हमारे पास एक होगा अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा। उस अनग्रुप डेटे में आपको मैंने पहले मीन का फार्मूला टीच किया, अनग्रुप डेटे में मीन का फार्मूला टीच किया, और बाद में आपको एक्सप्लेन किया इफ देयर इज अ ग्रुप डेटा, ग्रुप when if there is a group data, अगर आपके पास ग्रुप डेटा आ जाता है तो देन व्हाट? तो फिर मीन का जो फार्मूला मैंने आपसे शेयर किया है कि जी चूंकि वहां पर पहले आपको हर ग्रुप का सम बनाना पड़ेगा, फिर सारे ग्रुप का सम करने पड़ेगा, तो ये टोटल सम आ गया, और डिवाइडेड बाय समेशन एफ, तो ये टोटल वैल्यूज इन द डेटा सेट आ जाएगी। तो जितने भी फार्मूले पढ़ने हैं हमने आगे, ए एम जी एम एच एम, जितने भी, दोनों के लिए अलग-अलग पढ़ने हैं। अगर ग्रुप डेटा सेट हो तो फिर क्या फार्मूला बनेगा, अगर अनग्रुप डेटा सेट हो तो फिर क्या फार्मूला बनेगा। आपने ये दो फार्मूले याद करने हैं कि जी अगर अनग्रुप डेटा सेट हो तो मीन का फार्मूला, और ग्रुप डेटा सेट हो तो मीन का फार्मूला। अच्छा, अगर याद रखना हो ना, वैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ वेज हैं, याद रख सकते हैं, याद रखना हो तो दो काम करें। जो अनग्रुप के फार्मूले आपने याद कर लिए, अनग्रुप के, जहां समेशन अनग्रुप में आ रही है उसकी बजाय आप समेशन एफ लिख ले,
और जहां n आ रहा है अनग्रुप में, उसकी बजाय आप समेशन f लिख लें। जहां समेशन आ रही है वहां समेशन आ रही है, वहां समेशन f लिख लिया। जहां n आ रहा था वहां पर भी समेशन f कर दिया। तो क्या देखें, ये ग्रुप के बन गए फार्मूले, ये वही लिखे हुए हैं। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि जी अनग्रुप के याद कर लें, जहां जहां अनग्रुप के याद कर लिए, आपने कहना जी ग्रुप के, वो जहां समेशन है वहां समेशन एफ कर दिया, जहां एन है वहां भी समेशन एफ कर दिया। तो ये ग्रुप डेटा सेट के फॉर्मूले आपके पास बन जाए। ठीक, तो ये भी आपके साथ एक्सप्लेन हो गया कि ये ग्रुप डेटा था ना, ग्रुप्स बने हुए थे, ग्रुप डेटा सेट था। तो मैंने यहाँ पर जो है वो ग्रुप डेटा सेट के फॉर्मूले अप्लाई करके एंड देन उनकी कैलकुलेशंस जो है वो हमने यहाँ पर परफॉर्म कर। क्लियर पॉइंट थी? अच्छा, अब जरा हम अपने वो जो प्रॉपर्टीज थी उस प्रॉपर्टीज पर हम लोग जो है वो आते हैं। अच्छा, इसके रेलेवेंटली आपने कोई क्वेश्चन करना है? अभी तक जो हमने डिस्कस किया है इसके रेलेवेंटली अगर आपने कोई क्वेश्चन की क्यूरी करनी हो। जी उसामा। सर ये जो एक्चुअल हाइट आई है 97.63, सर ये समझ नहीं आई ये किस तरह आ गई है, क्योंकि एक्चुअल हाइट तो यूज ही नहीं की थी हमने। देखें, मैंने सिर्फ एक छोटा सा कंपैरिजन दिया है। हमारे पास इंट्रोडक्शन का जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें जो पहली एग्जांपल जिसमें मैंने इस डेटे के ग्रुप्स बनाए थे, वो डेटा हमारे पास था ना, जहां से मैंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। बात समझ आ रही है या नहीं? यस सर। ये जो ग्रुप बनाए थे वो 30 वैल्यूज थी ना हमारे पास ओरिजिनल। यस सर। 87, 89, 61, 64 वो मेरे पास ओरिजिनल भी थी। मैंने उधर से ग्रुप्स बना लिए थे। तो जो ग्रुप्स बने थे वो ये ग्रुप्स ये वाले बने हुए थे, ये ग्रुप्स बने हुए थे, ये ग्रुप्स थे। यस। तो हमारे पास ओरिजिनल डेटा भी था, ओरिजिनल डेटा भी हमारे पास अवेलेबल था और ग्रुप्स भी हमने बना लिए थे। तो बाद में मैंने ये चीज एक्सप्लेन की है, जस्ट ए कंपैरिजन, कि जी आपने तो एक्चुअल वैल्यू यूज नहीं भी कर ही नहीं सकते। मेरे पास तो एक्चुअल वैल्यूज है ही नहीं, मजबूरी है, एक्चुअल वैल्यू तो हम यूज कर भी नहीं सकेंगे। तो जब आप एक्चुअल वैल्यू ही नहीं यूज कर सकते तो फिर आपको मजबूरी है ये सपोज वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। तो सपोज वैल्यू से कैलकुलेशन की तो ये आंसर आया। और जस्ट एक कंपैरिजन देने के लिए कि जी एक्चुअल वैल्यू कुछ और है, आपने कुछ और सपोज कर लिया तो आंसर ही बहुत फर्क आ जाएंगे। तो ये कोई खास फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो एक जस्ट एक कंपैरिजन है कि जी इस तरह से हमारे पास ओरिजिनल भी था, तो इसको वरी नहीं हम करेंगे कि जी ओरिजिनल से तो इंटायरली डिफरेंट आंसर आते हैं। तो एक छोटा सा कंपैरिजन दिया जा रहा है कि इंटायरली डिफरेंट आंसर्स नहीं आते, बल्कि ऑलमोस्ट कुछ उसी किस्म के ही आंसर्स जो हैं वो हमारे पास एक्चुअली जो है वो आ जाएंगे। हाँ जी, क्लियर पॉइंट आपको ये? यस। कोई और क्वेश्चन करना चाहे? एनीवन एल्स? ओके, अब हम जरा कुछ प्रॉपर्टीज पर आते हैं, कुछ उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है ये वाली। ऑल्दो इसमें पहली दो प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सिर्फ उसको जरा मैंने नोटेशनली फॉर्म में जरा लिखा हुआ है। याद करें, हमने पढ़ा था द सम ऑफ डेविएशंस, डिफरेंस को कहते हैं, ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एक्स को कहते हैं, फ्रॉम मीन रेफरेंस पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये होगी डेविएशन, ये जो आपके पास दी गई है, डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम मीन एंड इट्स सम इज ऑलवेज 0। याद है, हमने प्रूव भी किया था जब मैंने आपको एक वो बेसिक कैलकुलेशंस करवाई थी। तो उस बेसिक कैलकुलेशन में हमने बकायदा इसको प्रूफ भी किया हुआ है। तो ये आपने एक प्रॉपर्टी के तौर पे याद रखनी है कि अगर आप मीन से डेविएशंस लेके उसको सम कर दिया जाए तो आंसर विल ऑलवेज इक्वल टू 0। चले फिर थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। ये मेरे पास एक डेटा सेट था, वही जो स्टूडेंट का हमने डेटा सेट लिया हुआ है, उसका मैंने मीन कैलकुलेट कर लिया था 68.5।
और अब हर स्टूडेंट्स के नंबर को मैंने मीन से डेविएट कर दिया, तो ये आ गई डेविएशन। रिमेंबर, जिन स्टूडेंट के नंबर मीन से कम होंगे, देखें ये 67 है, मीन आता है क्लास का 68.5, उसकी डेविएशन नेगेटिव आ जाएगी, और जिसके नंबर मीन से बड़े होंगे उसकी डेविएशन पॉजिटिव आ जाएगी। तो डेटा में कुछ नेगेटिव डेविएशंस भी आ रही हैं और कुछ पॉजिटिव डेविएशंस भी आ रही हैं। अब इसको हम कहेंगे डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम मीन, और उसके बाद मैंने जब इन तमाम डेविएशंस को सम किया है तो वो 0 आ गया। तो ये बाय चांस 0 नहीं है। जब भी आप किसी भी डेटा सेट को मीन से डेविएट करेंगे तो इसमें कुछ डेविएशन नेगेटिव आ जाएंगी, कुछ डेविएशन पॉजिटिव आ जाएंगी, और जब आप उस डेविएशन को ऐड करेंगे तो उसका सम जो है वो 0 हो जाएगा। अच्छा, होता ये है ना कि समटाइम हमें कोई चीज बिलीव नहीं होती तो हम उसकी कंफर्मेशन कर लेते हैं। तो मैं जरा कंफर्मेशन के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक और डेविएशन दे दी, लेकिन इस दफा डेविएशन मैंने ऐसे ही अपने तौर पे एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, डेटा से ले लें, डेटा में नहीं भी है वो ले लें, लेकिन मैंने इस दफा मीन की बजाय डेविएशन मैंने किसी भी और नंबर से कैलकुलेट कर ली, किसी भी और नंबर से मैंने डेविएशन 70 से कर ली। 70 इज नॉट द मीन ऑफ द डेटा। देखिए इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन आ रही हैं। क्यों? जो 70 से कम होगा उसकी नेगेटिव आ जाएंगी, जो 70 से ज्यादा होगा उसकी पॉजिटिव आ जाएंगी। तो नेगेटिव पॉजिटिव तो इसमें भी आ रही हैं, बट रिमेंबर इसका सम किया है तो वो 0 नहीं आएगा। 0 सिर्फ उस सूरत में आएगा कि अगर आपने डेविएशन कहां से कैलकुलेट की गई होगी, मीन से। तो ये एक कंफर्मेशन थी कि चले जी किसी और वैल्यू से जरा नोट करते हैं, तो कतन किसी और वैल्यू से डेविएशन लेंगे, उसका सम करेंगे, वो 0 नहीं आएगी। 0 सिर्फ और सिर्फ एक सूरत में आएगी, अगर उन डेविएशन का सम जो होगा वो जो डेविएशन जो होगी वो मीन से कंसिडर की जाएंगी। तो आई थिंक सो कि आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ आ गई कि क्या लिखी हुई है। ऑलरेडी हम इसको कैलकुलेट भी कर चुके हैं, इवन हम सेकंड वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुके हैं। सेकंड क्या है? द सम ऑफ स्क्वेयर्ड, स्क्वेयर पहले करना है, स्क्वेयर पहले करना है। द सम ऑफ स्क्वेयर डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन इज मिनिमम। स्क्वेयर डेविएशंस का सम मीन से लिया जाए तो मिनिमम। अब जब वर्ड मैं मिनिमम बोलता हूं और इसे कहा जाता कम होगा, तो आप कहेंगे नहीं किससे कम होगा जी, किससे कम होगा? अगर आप डेविएशन मीन के अलावा किसी भी और नंबर से ले लें, किसी भी और नंबर से अगर आप डेविएशन लेते हैं और स्क्वायर करके सम करते हो, और मीन से डेविएशन लेते हो, स्क्वायर करके सम करते हो, तो दोनों में से किसका आंसर कम आएगा? जो डेविएशन मीन से ली गई होगी, ये लेस। मिनिमम कम ये होगा, ये स्मॉलर होगा, ये लार्जर होगा। इसको भी आल्दो शायद हमने किया भी हुआ है, लेकिन चलें, मैंने मीन से डेविएशन ली और स्क्वायर कर दिया, इट्स अ बेसिकली स्क्वायर, और स्क्वायर करके सम कर लिया। आंसर मेरे पास आ गया 102। यानी कि जब मैंने डेटा सेट को मीन से डेविएट किया है और फिर सम किया है, तो उस वक्त उसका आंसर आ रहा है 102। और एग्जाम्पल के तौर पे अदर वैल्यू ले ली, मैंने कहा ना डेटा से भी हो सकती है, डेटा के बाइट से भी हो सकती है। 70 आप कुछ भी ले सकते थे, बस 68.5 नहीं लेना, मे बी 60 ले लें, 20 ले लें, 10 ले लें, नेगेटिव ले लें, 0 ले लें, एनी वैल्यू लफ्ज बोला गया है। अब 70 से जब डेविएशन ली और इनके स्क्वायर्स किए, स्क्वायर्स, और फिर सम किया, 120 आया। कौन कम है? 102। कब? जब वो मीन से डेविएट की गई है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं कि अगर मीन से डेविएशन ली जाए तो सम 0, स्क्वायर करके सम किया जाए तो आंसर कम आ जाएगा एज कंपेयर टू उस वैल्यू से जो कि डेटे का मीन नहीं है, जो कि डेटे का मीन नहीं। ठीक, अब थर्ड प्रॉपर्टी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और ये बार बार एग्जाम में भी आ रही है। मैं इसको टेक्निकली पढ़ने से पहले, इसको मैं पढ़ने से पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज आपसे शेयर करना चाहूंगा
और आपने वो एक्सरसाइज खुद परफॉर्म करनी है। ठीक, अभी हम उस एक्सरसाइज को जो है वो आप ही से परफॉर्म हम करवा लेते हैं। और एक्सरसाइज ये है कि एक छोटा सा डेटा सेट लिख रहा हूं, टू, 3 और 4, 3 वैल्यूज है इस डेटा सेट में। आपने इस डेटा सेट का मीन कैलकुलेट कर लेना है। अभी कर लेते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 3 वैल्यूज, तो 3 इज द मीन ऑफ द डेटा। ठीक, एक छोटा सा डेटा आपको मैंने दिया और मैंने फर्ज करें कि इसमें से केस, लेट्स सपोज, चले ये क्लास टेस्ट हुआ है, 5 नंबर का टोटल टेस्ट हुआ, 5 नंबर का। पहले स्टूडेंट के 2 नंबर आ गए, दूसरे स्टूडेंट के 3 नंबर आ गए और तीसरे स्टूडेंट के 4 नंबर आ गए। बाद में टीचर ने यह डिसाइड किया है कि हर स्टूडेंट को मैं एक एक एक्स्ट्रा नंबर दे देता हूं। तो फिर जिसके 2 नंबर होंगे वो 3 बन जाएंगे, जिसके 3 होंगे वो 4 हो जाएंगे और जिसके 4 होंगे वो 5 हो जाएंगे। डेटा चेंज हो गया ना, डेटा चेंज हो गया। आपने इस डेटा सेट का भी मीन कैलकुलेट करना है, अभी नहीं करना, मैं आपसे पूछता हूं, जो भी इसका मीन आएगा वो आपने कैलकुलेट करना है। थर्ड वन, लेट्स सपोज ये 5 नंबर का टेस्ट था, टीचर ने मार्क कर दिए, लेकिन बाद में उसको एक्सप्लेन किया गया ये तो 10 नंबर का टेस्ट था, 10 नंबर का था। अगर 5 में तो उसके 2 नंबर आए हैं तो 10 में से क्या हो जाएगा, वो भी डबल कर देना, तो डेटा सेट फिर चेंज हो गया। तो जिसके 5 में से 2 नंबर हैं तो 10 में से 4 बन जाएंगे, जिसके 5 में से 3 नंबर हैं 10 में से 6 बन जाएंगे, जिसके 5 में से 4 नंबर है 10 में से 8 बन जाएंगे। और आपने फिर उस डेटा सेट का मीन कैलकुलेट करना। ठीक, मीन तो शायद कैलकुलेट करना इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर डेटा चेंज हो जाए, हमें चेंज करना पड़ जाए, रीजन बता रहा हूं, ऐसी एक एग्जांपल दे रहा हूं कि या तो एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन से डेटा चेंज किया जाए तो इस चेंज को हम कहते हैं ये चेंज ऑफ ओरिजिन है स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में, कि इफ वी change our data by adding or subtracting some value from each observation, that change is called change of origin. और अगर डेटा को मल्टीप्लाई कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए किसी नंबर से, जैसे इसमें तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उस चेंज को हम कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। लिखा हुआ मैंने, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड change of scale, change of origin and change of scale. Transformation, data बदलना, transformation of data by adding or subtracting some constant, same constant। हाँ, सब वैल्यू में करना है, ये नहीं कि आप कहें जी पहली में 2 ऐड कर दें, दूसरी वैल्यू में 3 ऐड कर दें, चौथी वैल्यू में 6 ऐड कर लें, तो वो नहीं। मैंने कहा है सेम कांस्टेंट फ्रॉम ऑल, हर एक में वही कांस्टेंट अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग सेम वैल्यू फ्रॉम ऑल वैल्यू इन द डेटा, दैट चेंज इज कॉल्ड ग्रेड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन डेटा को बदलना। सेकंड, transformation of the data by multiplying or dividing same constant to all observation of the variable is called change of scale। तो वो जो आपसे 2 वर्ड बोले थे, चेंज ऑफ ओरिजिन का और चेंज ऑफ स्केल का। डेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम कांस्टेंट, चेंज हो गया, इसे चेंज ऑफ ओरिजिन कॉल करते हैं। डेटा मल्टीप्लाई डिवीजन से चेंज हुआ है, इसे हम चेंज ऑफ स्केल का जो है वो हम लोग
नाम देते हैं। ठीक, अब आपने क्या करना है, बड़ा सिंपल सा है कि जब चेंज ऑफ ओरिजिन करते हैं तो मीन कैलकुलेट किया, चेंज ऑफ स्केल किया तो मीन कैलकुलेट किया। आपने नोट करना है क्या मीन में भी चेंज आती है कि नहीं। डेटा तो जरूर चेंज हुआ है, ओरिजिन से भी चेंज हो गया है, स्केल से भी चेंज हुआ है। क्या मीन में चेंज आई है कि नहीं, एक चीज। और दूसरा आपने नोट करना है कि वो चेंज ना बड़ी टिपिकल किस्म की चेंज होगी, यानी कि वो जो मीन में चेंज आई है वो आप नोट करेंगे, आपको ना वो एक चीज किसी के साथ मैच होती नजर आएगी जी। अब आपने ये छोटी सी एक्सरसाइज जस्ट अ मिनट और 1.5 मिनट प्रॉब्लम आपने सॉल्व करना है। दोनों डेटा सेट्स के मीन कैलकुलेट करने हैं, नोट करना है क्या डेटा को चेंज करने से मीन में चेंज आई है, और अगर वो चेंज आई है, हम कहते हैं ना समटाइम किसी को मिलते हैं हम कहते हो यार तुम बड़ा चेंज हो गया है, तो क्या हम वो चेंज नहीं उसमें बताते कि तेरा यार शक्ल बदल गई है, या तेरा वेट में चेंज आ गई है, या पहले तेरा जो था रंग तेरा किसी और तरह था, अब तेरा बड़ा गोरा रंग हो गया है, तो चेंज आई है ना, तो बताते हैं ना उसको चेंज बताते हैं। तो आपने मुझे चेंज एक्चुअली बतानी है कि ये क्या चेंज। आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, आपके पास प्रॉब्लम है और आप इसको अटेम्प्ट करेंगे एंड देन आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या आपके पास 1.5 मिनट है। मीन कैलकुलेट करें, चेंज ऑब्जर्व करें और चेंज को आइडेंटिफाई करें कि क्या चेंज आपको नजर आ रही है। जी तनवीर, आपने जब 1+ किया डेटा में और डेटा चेंज हो गया, क्या यस मीन सर। हुआ है? यस सर, मीन भी चेंज हुआ है। मीन भी चेंज हो गया। अब मीन क्या आया है? सर अब मीन 4 आया है, यानी कि तो अगर हम हाँ, तो क्या डेटा में आपने अगर चेंज ऑब्जर्व किया है?
सर मैंने चेंज ऑब्जर्व किया कि अगर डेटा में जितने नंबर हम ऐड करेंगे मीन में भी उतना ही फर्क आएगा, यानी कि डेटा में हमने एक ऐड किया था तो मीन में भी एक ही ऐड हुआ है आगे, जी आगे चार बिल्कुल आगे। यही, बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया है कि डेटा जब वन ऐड किया हर डेटा वैल्यू चेंज हुई, वन की इंक्रीज आई। और जब आपने न्यू डेटा का मीन नोट किया और उसको प्रीवियस मीन से कंपेयर किया तो आपने ये चीज चेंज आइडेंटिफाई की कि जो चेंज हर वैल्यू में आ रही थी एग्जैक्टली वही चेंज आके मीन में भी रिफ्लेक्ट हो गई। मीन भी एक बढ़ गया, पहले 3 था फिर 4 हो गया। बिल्कुल सही है, आपने इसको सही तौर पे जो है वो आइडेंटिफाई किया। जी अरसलान, जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो डेटा तो चेंज हो गया, क्या मीन भी चेंज हुआ है? जी सर, मीन भी चेंज हुआ है। अरसलान कह रहा है जी कि जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो डेटे का मीन भी चेंज हो गया। अब क्या मीन आ रहा है? सर अब 6 आ रहा है। अब 6 आ रहा है मीन। और आपने क्या चेंज हो गया? बिल्कुल ठीक है, पहले 3 था अब 6 हो गया है। क्या चेंज इस चेंज तरह ऑब्जर्व हो रहा किया है कि आपने? सर चेंज इस तरह हो रहा है कि जो पहले हमने ओरिजिनल डाटा का मीन निकाला है ना, तो फिर जब हम सर डाटा को सर मतलब के रीअरेंज करते हैं, सर उसको रीअरेंज किया है मल्टीप्लाई करके 2 के साथ जी। तो सर हम जो ओरिजिनल डाटा का मीन है उसको अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सर फिर वो सेम आंसर आ जाएगा। जी बिल्कुल, यही दो इसमें डिस्कशन थी कि जब आप डेटे का कैलकुलेट करते हो मीन तो डेटे का मीन भी चेंज हो जाता है। इधर 4 आ गया, इधर 6 आ गया। और ऑब्जर्व आपने ये किया है कि पहले मीन 3 था, डेटा में आप 1 ऐड कर रहे हो, जब आप 1 ऐड करते हो तो ये 1 भी उधर ऐड हो जाता है, मीन में भी वही चेंज आ जाती है। और इधर क्या था कि जी जो पहले मीन आ रहा था, डेटा अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को बड़ा सिंपल याद रखें। आप कहें जो चेंज, अब चेंज दो होती हैं, चेंज ऑफ रीजन एंड स्केल, तो मैं दोनों की बात कर रहा हूं। जो चेंज चाहे वो रीजन की हो या स्केल की हो, जो चेंज डेटे में आएगी एग्जैक्टली वही चेंज जाके उसके मीन में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम कह देते हैं कि मीन इज इफेक्टेड बाय बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, वो दोनों से इफेक्ट होता है। ठीक। और अब अगर ये जो स्लाइड्स पे लास्ट प्रॉपर्टी थी, देखिए मैंने क्या किया है, x को एक नंबर b से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बन गया? ये चेंज ऑफ स्केल बन गया। इसमें a ऐड कर दिया, ये क्या बन गया? चेंज ऑफ रीजन। और एक नया वेरिएबल y बना दिया। ठीक है ना, मैंने दोनों एक ही जगह कर दिए, चेंज ऑफ रीजन भी कर दिया, चेंज ऑफ स्केल भी कर दिया। और क्वेश्चन कर रहा हूं कि जो नया डेटा y बनेगा उसका मीन का पुराने मीन के साथ क्या ताल्लुक होगा? आप कहेंगे पुराना मीन भी b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें भी ऐड कर लें तो नए डेटे का मीन आ जाएगा। तो सिंपल इज दैट कि जिस वैल्यू से आपने ओरिजिनल डेटा को मल्टीप्लाई करना है और जो उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, जो न्यू डेटे का मीन होगा एग्जैक्टली वही चेंज उसमें भी आएगी। और इसी चीज को ये देखे मैंने एग्जांपल के तौर पे क्या किया हुआ है कि डेटे को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 बना कर दिया। इसको पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है और फिर इसमें 3 ऐड कर दिया, वो डेटा बन गया 137, 137, ये 147, ये 139। तो ये चेंज ऑफ रीजन भी हुई है और चेंज ऑफ स्केल भी हुआ है। ये चेंज ऑफ रीजन और चेंज ऑफ स्केल दोनों हो गए हैं। और क्वेश्चन किया जा रहा है कि पुराने मीन के साथ क्या ताल्लुक बनेगा इसका। तो मैं कह रहा हूं कि पुराना मीन चूंकि 68.5 बन रहा था, वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, उसमें भी 3 ऐड होगा, क्योंकि वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, 3 उसमें ऐड हो रहा है। तो जो मीन होगा उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर ले, उसमें भी 3 ऐड कर ले। और नोट करेंगे कि जो न्यू डेटा सेट है, नोट करेंगे कि ओरिजिनल न्यू डेटा सेट का मीन वही आएगा जो कि ओल्ड डेटा सेट का मीन था, उसमें भी एग्जैक्टली वही चेंज कर दें। तो प्रूफ के तौर पे कि ये तो फिर काम करने की जरूरत ही नहीं रह जाती। अगर आपको कोई ये कहता है कि जी डेटे को ऐसे चेंज करें और अब मीन बताएं, आप कहेंगे मीन में भी वही चेंज कर देंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम पढ़ते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं
कि अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय बोथ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। वो ओरिजिन को चेंज करने से यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से भी चेंज हो जाता है, और वो स्केल को भी चेंज करने से चेंज हो जाता है। तो ये आज का लेक्चर था, और कल जो आपने पढ़कर आना है नोट्सों में अवेलेबल है, दैट इज द वेटेड अरिथमेटिक मीन। आज हमने ये टॉपिक अरिथमेटिक मीन का स्टार्ट किया है, तो कल आपने पढ़कर आना है, और मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि जी क्या लिखा हुआ था उसमें, वेटेड से क्या मुराद है, वेटेड अरिथमेटिक मीन से क्या मुराद। ठीक है, बाकी जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं कल इंशाल्लाह जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो बिफोर टाइम आपसे शेयर करेंगे। और आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही काफी है। तमाम लोग जो हैं, आप वो जो आजकल आपके मुल्क के हालात चल रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि स्टे एट होम, और मैं देख रहा हूं कि शायद सड़कों पर हम आवाम जो है वो इतनी केयरफुल नहीं है। समझेगा वही जिसके साथ इशू आएगा, जिसके साथ खुदा ना खास्ता किसी घर में कोई मसला आएगा, वही इस चीज को समझेगा। बीइंग अ मुस्लिम, देखिए हम में यही आदत होती है, बीइंग अ मुस्लिम हम कहते हैं जी अल्लाह खैर करेगा, बिल्कुल अल्लाह खैर करेगा। सहाबी भी एक मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, उन्होंने अपने ऊंट को पहले एक हुक के साथ बांधा, उसके बाद नमाज पढ़ने गए कि अब अल्लाह खैर करेगा, मेरा ख्याल है कि मेरा ऊंट चोरी नहीं होगा या कहीं निकल नहीं जाएगा, बजाय इसके कि रस्सी खुली छोड़ के मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाएं और कहें कि जी बचना होगा तो बच जाएगा। ठीक, हमने अपनी पूरी एफर्ट करनी है, अपने घर वालों को करनी है। आपके अगर दादा अबू हैं, बुजुर्ग हैं, वालिद अगर एज्ड हैं, उन्हें सुजेस्ट कीजिएगा कि जी अब्बू जी, दादाजी मस्जिद में थोड़ा सा ना भी जाएं तो खैर है। वो आपको आर्गू करेंगे, ले हम इसकी खातिर मस्जिदें छोड़ दें, ये कर दें, वो कर दें। तो उन्हें थोड़ा सा आर्गूमेंट कीजिएगा कि देखें जो अल्लाह ताला का घर है उसमें भी उन लोगों ने फिक्र, और वो हदीस भी है कि जिस इलाके में बीमारी हो जाए उधर ना जाओ, उधर से ना निकलो। ठीक, तो ये भी थोड़ा सा अपने अपने फैमिली को एजुकेट करें। आप यंग पीपल हैं, खुद भी इस पर अमल करें। अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। अल्लाह हाफिज।